आपकी आवाज में आज बात शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव और चुनावों के लिए सियासी दलों के गेम प्लान की। शुक्रवार को एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। दांव पर लगी 3 सीटों में से 2 सीटें अपने नाम करने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर ऐसा दिखने लगा है कि शायद कांग्रेस ने खुद ही दूसरी सीट के लिए उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा क्यों है और कैसे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे, ये भी हम आपको बताएंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। अब आपको विस्तार से बताते हैं दोनों खेमों से जुड़ी खबर, दोनों खेमों के समीकरण और राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में कुछ घंटों के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। दोनों सियासी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए आखिरी तैयारी कर ली है। हालांकि जो समीकरण कांग्रेस में दिख रहे हैं और जो गणित समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक दिग्विजय सिंह तो एक बार फिर भी राज्यसभा जा रहे हैं, मगर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का जीतना मुश्किल दिख रहा है। उसकी वजह है कि कांग्रेस के पास जरूरी 104 विधायकों का वोट नहीं है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं, जिनमें से एक कुणाल चौधरी की तबीयत खराब है और वो आज मॉक पोल में मौजूद नहीं रहे, और चाचौड़ा से कांग्रेस के विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी मॉक पोल से पहले ही चले गए, कुछ काम की बात कहकर। कांग्रेस की सरकार में शामिल रहे और साथ देते रहे निर्दलीय बसपा और सपा के विधायक बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। इसमें खास बात यह भी है कि पार्टी ने अब रणनीति बनाई है कि दिग्विजय सिंह को अब जरूरी 52 नहीं बल्कि 54 विधायक वोट करेंगे। अब जरा बीजेपी खेमे की क्या तैयारी है वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने इस बार एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहले तो बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को जिताने के लिए जरूरी 104 विधायकों से कहीं ज्यादा का समर्थन जुटा लिया है। और दूसरा ये कि उपचुनावों के नतीजे के आने से पहले बीजेपी ने सरकार चलाते रहने के लिए नंबर जुटाने शुरू कर दिए हैं। 107 विधायकों वाली बीजेपी को अगर निर्दलीय 4, बसपा के 2 और सपा के बबलू शुक्ला समर्थन दे दें तो जादुई आंकड़े से पार्टी महज 2 सीटें ही दूर रह जाएगी, जबकि उपचुनाव 24 सीटों पर होना है। 4 निर्दलीय यानी कि सुरेंद्र सिंह शेरा, केदार डाबर, इसके अलावा प्रदीप जायसवाल और विक्रम राणा, ये 4 निर्दलीय, 2 बसपा के विधायक यानी कि रामबाई और संजीव कुशवाहा और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक यानी कि बबलू शुक्ला। यही वजह है कि कांग्रेस खेमे में जहां मायूसी है तो वहीं बीजेपी में दावतों का दौर चल रहा है। कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम आते आते नतीजे भी साफ हो जाएंगे। 3 सीटें जो खाली हुई, सत्यनारायण जटिया, दिग्विजय सिंह और प्रभात झा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया, दिग्विजय सिंह, बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। 3 सीटों पर इन 3 प्रत्याशियों की जीत दिख रही है, लेकिन फूल सिंह बरैया की राहें बहुत मुश्किल हैं। अब जब आखिरी तैयारियां हो गई हैं तो कितनी जोश से भरी हुई नरोत्तम मिश्रा की बातें हैं, बाला बच्चन किस तरह से रणनीति समझा रहे हैं अपनी कांग्रेस की, जरा ये दोनों बयान सुनिए। पार्टी की रणनीति बनी है, उस पे काम होगा। क्या रणनीति है सर? नहीं ठीक है, हमारे दोनों उम्मीदवार जीत कर आए, ये रणनीति बनी। अभी तो तय हुआ है कि 54 लोग दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे। हाँ, जो तय हुआ है, जो आपने सुना वो सही है। उनकी पार्टी का मामला है, वो जैसे चाहे वैसे दिलवाएं, जिसको चाहे दिलवाएं, लेकिन ये तो सही है कि 54 फिर बरैया जी को क्यों नहीं देंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब आते हैं, जब ये होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है। क्यों लड़ाया बरैया जी को? जब उन्हें हराना था तो क्या हराने के लिए लड़ाया उन्होंने? ये गलत परंपरा है। एक ही प्रत्याशी लड़ाते जब वोट एक के थे तो ये हमने आपको बताया। और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फूल सिंह बरैया को क्या हराने के लिए लड़ाया गया था? एक ही प्रत्याशी लड़ाते अगर आपको लड़ाना था तो इसका मतलब ये कि क्या कांग्रेस को कहीं से कुछ उम्मीद थी, कुछ वादे कांग्रेस के साथ किए गए थे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें कुछ ही देर में शंकर लालवानी जी इंदौर से बीजेपी के सांसद ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ पूर्व
ग्रामीण विकास मंत्री कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और इसके साथ साथ हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश्वर जी, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी आप सरकार में थे और भोपाल में उस वक्त एक हमारा कॉन्क्लेव था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, उस वक्त मुलाकात हुई थी। तब से आज बहुत कुछ बदल गया और इन 2 दिनों में राज्यसभा चुनाव से ऐन 2 दिनों पहले बहुत कुछ बदल गया। आप जिनके सहारे थे अब वो आपके नहीं रहे। स्थिति ये हो गई कि आपने दोनों प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े किए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह की सीट कंफर्म हो जाए इसके लिए 52 से 54 विधायक आप वोट करवा रहे हैं। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग वो सब मिलके कोई रणनीति बनाते हैं, तो जो भी पार्टी के तरफ से रणनीति तय हुई है वो रणनीति जो है कहीं न कहीं जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खेल चल रहा है, कहीं न कहीं सजगता बरतने के लिए इस तरह से पार्टी के नेतृत्व की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है। और रही बात, जैसे अभी हम नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुन रहे थे, क्या इसके पहले राज्यसभा चुनाव जब हुआ था और गोठी जी को जो इन्होंने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया था, तो क्या उनको हराने के लिए बनाया था? ये तो इस तरह से बयानबाजी, वो जो भी करें वो सब जायज है, वो करें तो सब बढ़िया है। और अगर हमारी पार्टी कोई, पहले तो जब हमने इनको प्रत्याशी बनाया था बरैया जी को, उस समय तो इस तरह की स्थिति थी नहीं जब नॉमिनेशन हुआ था। इसके लिए तो पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त की, तो इसके लिए तो पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। इस तरह की हल्की बात करना हम समझते हैं कि शोभा नहीं देता, कि कभी हम कुछ बोलें कभी कुछ बोलें, हम कुछ और करें, दूसरे के लिए हम कुछ और बात करें। ये सब हम समझते हैं। कमलेश्वर जी, मन को कचोटता है क्या कि सत्ता के सब साथी विपक्ष के संग ना कोई? देखिए, ये सब क्षणिक है और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी साथी इधर उधर भटक रहे हैं वो समय आने पे सारे साथी, कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, उपचुनाव होने दीजिए, सब साथ में होंगे। और अभी क्योंकि स्थितियां इस तरह की है, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल मतदान होने दीजिए। अभी जब तक मतदान नहीं होता किसके पक्ष में कितने मत पड़ते हैं, तो इसलिए अभी किसी भी मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी माननीय जो विधायक साथी हैं, जो समर्थित दलों के विधायक थे, निर्दलीय थे, वो अपने हित को समझते हैं। नहीं, इसी पर मेरा एक सवाल आपसे और भी, कमलेश्वर जी, एक तरफ जब आप ये कहते हैं कि ये सब क्षणिक हैं और वक्त आएगा तो हम सब साथ में होंगे, एक तरफ तो इतनी उम्मीद, इतनी आशा, और दूसरी तरफ मैं ये मानता हूं या ये दिख रहा है कि अगर फूल सिंह बरैया नहीं जा रहे, उनके लिए अभी कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही राज्यसभा के लिए, जिस तरह का आपके पास नंबर है, उसमें दिग्विजय सिंह तो कम से कम 52 के 52 आपके एकदम ईमानदार होने चाहिए थे, उनके वोट तो कंफर्म होने चाहिए थे। फिर उनके 54 क्यों? क्या 2 कोई ऐसे हैं जिन पर आपको डाउट है और बीजेपी उसी तरफ इशारा कर रही है कि अभी तो ये किला और दरकेगा? देखिए, किसी के ऊपर कोई डाउट्स नहीं है। हमने जो पहले कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का छल कपट चल रहा है पूरे देश में, वो कहीं किसी भी प्रकार के कोई हथकंडा नहीं अपनाए, कोई वोट रिजेक्ट कराने की कोशिश नहीं करे। एहतियात बरतने के लिए इस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह की व्यवस्था की है। और इसमें हम समझते हैं कि इसमें बहस का भी कोई विषय नहीं बनता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम पहले जब नॉमिनेशन किए थे, जब बरैया जी को भी प्रत्याशी बनाया था, तब हमारी क्या स्थिति थी, फिर किस तरह के वातावरण बने, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, उनके नेता हैं, कि वो नहीं चाहते कि कोई दलित वर्ग का व्यक्ति राज्यसभा में पहुंचे। बरैया जी का अगर इतने शुभचिंतक है तो उनके साथ भी तो रहे 10-11 महीने। अगर उनका सम्मान किए होते तो शायद हमारे साथ नहीं आते। तो ये सब बातें करना, इस तरह की बातें करना कि भाई
आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई साल यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, भारतीय आरएसएस का जो पूरे देश को बांटने का जब वो रहा है, हमेशा समय समय पे आवाज़ उठाते रहे हैं और हम समझते हैं आज देश में उनकी आवश्यकता है, राज्यसभा में उनका पहुंचना जरूरी है कि जो समय पे जो जिस प्रकार के देश के हालात हैं, ऐसे वरिष्ठ नेता का सदन में रहना आवश्यक है, राज्यसभा में जाना जरूरी है, इसलिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है। कमलेश्वर जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, जो कांग्रेस की चिंता है राज्यसभा चुनाव के लिए तो है ही, लेकिन जो नंबर गेम अभी हमने जिस पर जिक्र किया कि 107 की वर्तमान में मौजूदगी, 7 का और समर्थन जिसमें 4 निर्दलीय, 1 सपा 2 बसपा, 107 + 7 = 114, जादुई आंकड़ा 116, उपचुनाव में सीटें लगी हैं दांव पर 24। ये जो समीकरण जब कांग्रेस के जब जहन में आता है तब तक फिर वो मायूसी छा जाती है। आसिफ देखिए, ये तो पूरा माइंड गेम का खेल है और जिस तरह से निर्दलियों की बात की गई या सपा की बात की गई, तो जब कांग्रेस सरकार बनी ये सारे लोग कांग्रेस साथ खड़े हो गए। अभी उन्हें लग रहा है सत्ता वहां पर भारी है और सत्ता आ गई, पार्टी उपचुनाव भी हुई, मतलब जिस तरह माहौल बना हुआ है भाजपा के पक्ष में है, तो ये सारे लोग साथ में खड़े हो गए और भाजपा भी यही चाहती थी किसी भी तरह से उपचुनाव में जाने से पहले वो इतना बड़ा नंबर गेम रख ले जिसमें कि जो वोटर्स हैं उनको भी लगे सरकार जहां बन रही वहीं वोट डाल दें या जहां जिसकी सरकार स्थायी उन्हीं को वोट डाल दें। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स, माइंड गेम और कांग्रेस को दबाव में लाने की कोशिश है। कांग्रेस भी एक स्ट्रेटेजी के तहत अभी किसी ने भी एक बयान नहीं दिया कि निर्दलीय, जैसे रामबाई लगातार पहले विरोध में बोलती रही भाजपा के और कमलनाथ जी को भी मतलब पक्ष में बोलती रही कि मेरे पिता समान है, मैं इनके साथ हूं, आज नहीं जा रही। तो अभी देखा होगा आपने, किसी ने भी बयान नहीं दिया क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि हम नंबर गेम अगर उपचुनाव में बढ़ा लेते हैं, नंबर गेन कर लेते हैं तो फिर ये सबके साथ में हमारे आ जाएंगे। अभी कमलेश्वर पटेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि अभी हालात आगे बदलेंगे और तो संभावना इन लोग वापस लाएंगे। तो ये कोई ऐसा बयान, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते इससे निर्दलीय या सपा बसपा के लोगों से दूरी बढ़ जाए। तो ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी तो चिंता पहली आसिफ इनकी है किसी भी तरह से कल राज्यसभा का चुनाव ठीक ठाक हो जाए। जिस तरह गुजरात में 6 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दिया और जैसा कमल पटेल जी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है चुनाव लड़ने का, उसके आगे कहीं ना कहीं डर तो इनके अंदर दिख रहा है। और आज हमने लगातार देखा, जिससे कांग्रेस दल की बैठक थी, जो विधायक बाहर निकल रहे थे, कुछ लोगों से बात की कैमरे के बाद, तो वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे से नजर भी आए कि ऐसा तो नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो हमारे अंदर फूट पड़ जाए। हरीश जी, इस सिचुएशन में एक सवाल और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्यसभा का चुनाव हो, विधायकों को वोटिंग करनी हो और पार्टी आलाकमान का विधायकों को कोई निर्देश ना आए। पता नहीं अपडेट क्या है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायकों को उनके आलाकमान की तरफ से अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं, क्योंकि आलाकमान भी शायद जानता है कि सपा का 1 विधायक, बसपा के 2 विधायक निर्देश दिया, कुछ विधायक किसी उसमें चले गए तो पार्टी की फजीयत अलग। कांग्रेस की तो जो हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सपा बसपा की इन 3 विधायकों के चक्कर में फजीयत हो जाए। एक बात। दूसरा, ग्वालियर चंबल के कई इलाके जहां सपा बसपा का बहुत वर्चस्व माना जाता है, जिन सीटों पर उपचुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि विधायक पार्टी से अलग हो जाए, पार्टी निष्कासित करे और फिर उपचुनावों में जो रहे सही कुछ वोट मिलने हो या जो वोटिंग परसेंटेज होनी हो उसमें कोई फर्क आए। नतीजा कांग्रेस को सबने उसी के हाल पर छोड़ दिया, कुल मिलाकर यही दिख रहा है। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा और आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है। ये जब रामबाई ने एक मोदी की तारीफ कर दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तब उसके बाद मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि रामबाई को बसपा से निकाला जाता, बर्खास्त किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ मामला ट्वीट तक रह गया। कोई पत्र बसपा की तरफ से अधिकृत पत्र विधानसभा पर नहीं गया, ना विधानसभा के प्रमुख सचिव को दिया गया, ना सचिवालय को दिया गया कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो अगर ऐसा है, मतलब बसपा में अलग कर दिए, तो ये साफ दिखाता है कहीं ना कहीं हाईकमान जो है दबाव में है। उसकी वजह है कि कम नंबर होना, 2 बसपा की सीटें 1 सपा की सीटें, तो जानते हैं कि दल बदल कानून लगेगा नहीं, 2 के 2 एक साथ चले जाएंगे या सपा एक साथ चले जाएंगे, दल बदल कानून लगेगा नहीं तो उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी, विधायकी भी नहीं जाएगी, विधायकी बरकरार रहेगी और जो बच्चों को पार्टी का झंडा है वो भी उखड़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो बसपा का 2 लोग झंडा लेके खड़े हुए हैं और सपा का 1 सदस्य झंडा लेके खड़ा हुआ है। तो अभी भी वो कुल मिलाकर राजनीतिक समीकरण जो है भाजपा के हाथ में सब सारे पत्ते हैं और भाजपा अपने हिसाब से
पूरा प्रबंधन जमाए हुए है। उसी को देखते हुए कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है कि कल का राज्यसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है, बीजेपी खेमे में इस वक्त जोश है। मैं जरा पूछ लेता हूं हरीश जी, शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता और इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी अभी ईयरपीस लगा रहे हैं। शंकर लालवानी जी, आवाज आ रही है? शंकर जी, आप सुन पा रहे हैं? शंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। जी नमस्कार शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल सर, 8 बजे की बात हुई थी, थोड़ा सा लेट हो गए, अब क्या रणनीति बननी है सर? अब तो सब कुछ साफ दिख रहा है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2 अपने उम्मीदवार खड़े कर, जबकि उनके पास से वोट नहीं थे, और जो वोट है उसमें भी 52 की आवश्यकता है, तो जिस प्रकार उनके आ रही है कि वोट देना है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है जी, या नेताओं को विधायक पे भरोसा नहीं है, विधायक को नेताओं पे भरोसा नहीं है। और जो दूसरे उम्मीदवार है हमारे, उनको या तो खड़ा ही नहीं करना था, उनके साथ जो पिछड़े वर्ग के हमारे उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, एक तरफ राजा है और एक तरफ वो है, तो कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है और अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं वहां से। ठीक, शंकर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, ये पहले कल डिनर हुआ दफ्तर में, आज लंच भी था, डिनर भी था, तो एहतियात तो आपकी तरफ से भी पूरी बरती जा रही है। तस्वीर वाकई इतनी साफ है क्या? इस एक्स्ट्रा एहतियात का मतलब क्या है? तो देखिए, बहुत समय बाद मिले हैं, कोरोना के कारण बहुत विधायक आपस में मिले नहीं थे, इसलिए इनका मिलकर हमने कभी फार्म हाउस पे ले गए। राजस्थान में देखिए किस प्रकार से उनको फार्म हाउस पे लेके बंद कर दिया, गुजरात में देखिए किस प्रकार से उनको लेके जाके फार्म हाउस पे बंद कर दिया। हमारे ऐसे नहीं, ये तो उनके डर उनके कांग्रेस पार्टी में, हमारे पार्टी में नहीं, हमारे पार्टी तो मिलना जुलना चल रहा है। ठीक है, अब आप जब गुजरात का जिक्र करेंगे तो इसमें कमलेश्वर जी मणिपुर का भी आज का जिक्र कर सकते हैं, वो भी एक खबर कांग्रेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन खैर, हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जी भी हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कमलेश्वर जी, आपके पास आ रहा हूं। अब चुनौती आपके सामने राज्यसभा की नहीं है, मुझे लगता है चुनौती उपचुनावों के लिहाज से है, और वो चुनौती ये है कि आप उपचुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बना के रखते हैं। 107 विधायकों वाली बीजेपी जब 7 निर्दलीय सपा बसपा को साथ में दिखाती है, तो वो 114 मध्य प्रदेश की जनता भी देखती है, वो आपका कार्यकर्ता भी देखता है। अब वो 2 सीटें बीजेपी अगर जीत जाए तो फिर उपचुनावों को कोई मतलब नहीं। वो उत्साह आप कैसे भरेंगे अपने कार्यकर्ताओं में कि 24 की 24 जीतनी है? देखिए, अब इनके अंदर इनकी पार्टी की क्या स्थिति है, ये हमारी पार्टी की बात कर रहे थे, घबराहट है, अंदर से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से घबराहट में है और कमज़ोर है। सरकार बने हुए 3 महीने हो गए, मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, और ये मंत्रिमंडल का गठन तो करें, फिर देखें क्या क्या होता है। तो ये अपने गिरेबान में झांके इनकी क्या स्थिति है। किराए के लड़ाकू विमान लेके आए हैं, और ये किराए के लड़ाकू विमान नहीं चलने वाले हैं। जनता ने चुन के भेजा था उनको 5 साल सेवा करने के लिए। ठीक है, जाते जाते कमलेश्वर पटेल साहब ने वो जो एक रग है, जो दुखती रग कही जाएगी बीजेपी की, वो टच कर दी है हल्की सी। सांसद साहब है शंकर लालवानी साहब, लेकिन ऐसे तमाम सीनियर नेता जो पहले से हैं, कुछ जो नए आए हैं, अपने लिए एक मंत्री पद अदद चाहते हैं, और यही बहुत बड़ी पशुपेश और दिक्कत की बात कमलनाथ सरकार के लिए भी थी, और इसी बात से शिवराज सरकार भी थोड़ा सा तो डर और खौफ खाती ही है। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये कि राज्यसभा चुनाव के लिए और उसके बाद उपचुनाव के लिए कमलेश्वर जी आपको शुभकामनाएं, शंकर जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त खत्म हुआ। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया।